अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर 28 है, उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। बेसिकली जितने आपने अब तक के लास्ट पढ़ लिए हैं ना गैस के लिए, उन सबको कंबाइन करके हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बनने वाली है। तो अब उन लास्ट को सबसे पहले देखते हैं। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। हमने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद हमने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन तीनों लॉज को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये बनेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। कुछ इसी तरह का बन रहा है। अब अगर मैं क्या करूं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करूं, तो ये बनेगा V इक्वल कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट K हो सकता है सपोज, या R हो सकता है, NT/P। इस तरह से बन गया। अगर मैं इस कांस्टेंट को, क्योंकि गैसेस के लिए जनरल गैस इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए जनरल गैस कांस्टेंट होता है R। तो मैं अब इसकी जगह क्या लगा दूं, मैं लगा दूं V इज इक्वल्स टू RNT/P। या मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल्स टू NRT। ये जो हमारे पास इक्वेशन निकली है, ये निकली है जनरल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए होती है। आइडियल गैसेस की बेस पे ये सारे लास्ट थे, तो फिर ये इक्वेशन जो आपके पास निकली है ये भी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए ही है। इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास इक्वेशन निकल आई है, आप इसको दोबारा से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो जो चीज़ें कांस्टेंट थी उनको कांस्टेंट करके। जैसे आपके पास है V इज इक्वल्स P, V इज इक्वल्स टू NRT है ना। तो अगर आप इसके ऊपर पहला लगाना चाह रहे हो बॉयल्स लॉ, तो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में आपने वॉल्यूम और प्रेशर को देखना है। किसको देखना है? वॉल्यूम और प्रेशर को, इन दोनों को देखना है। और इधर वाली साइड पे आपने इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देना है कि अगर आपने देखना है चार्ल्स लॉ, तो आपने देखना है वॉल्यूम और टेम्परेचर को। बाकी सारी चीज़ों के बजाय क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अगर आपने वही देखना है एवोगैड्रो लॉ, तो आपने देखना है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। बाकी सारी चीज़ों की जगह क्या आना है, कांस्टेंट। ये 1 मोल के लिए इधर से निकालना चाह रहे हैं 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए जब आप निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 1। तो n की जगह 1 लगाएंगे, ये बन जाएगा PV इज इक्वल्स टू RT। PV इज इक्वल्स टू RT कह लें आप इसको, या फिर आप कह दें कि R को अलहदा कर लें। ये बन जाएगा PV, T इधर जाके डिवाइड। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि इनिशियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इक्वल होगा उसके फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के। जैसे हमने इनके अंदर पढ़ा था कि Vp क्या होगा, Vt क्या होगा, इसी तरह ये होगा। तो अब हम इसका देखते हैं आइडियल कांस्टेंट R। इस R को आगे हम जो है फाइंड करेंगे कि इसकी बेसिकली वैल्यू क्या है। ये R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम लोग इस इक्वेशन से किसी चीज़ को निकाल सकते हैं ना। आइडियल कांस्टेंट R, अब ये बेसिकली क्या है, अगर आप इसको सिर्फ आप देखें कि आपके पास एक इक्वेशन है R की, वो है आपके पास R इज इक्वल्स टू PV/NT। आपने इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप निकालेंगे तो आपको पता है स्टैंडर्ड आपके पास प्रेशर होता है 1 atm। आपके पास वॉल्यूम स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है कितना होता है 1 मोल ऑफ गैस का, 22.414 dm³। इसी तरह आपको पता है कि आपने स्टैंडर्ड यानी कि 1 मोल गैस लिया, ज़्यादा मोल्स नहीं लिए। और इसी तरह आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड पे। ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है, सिस्टम इंटरनेशनल SI की बात नहीं हो रही। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू निकलेगी 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। इन दोनों का केल्विन, मोल और केल्विन है ना, तो ये जब ऊपर जाएंगे ये पर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये dm³ और atm यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास निकल आई R की वैल्यू। अब आपके पास एक कोई भी गैस प्रेजेंट है। अब आपके पास ना कोई भी गैस प्रेजेंट है, उसका आपने 1 मोल लिया है और आइडियल टेम्परेचर यानी आपने 273.16 केल्विन पे उसको लिया हुआ है। अब वो आपने लिया हुआ है और आपने क्या किया कि उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज कर दिया। 1 केल्विन जब आपने उसके टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, 0.0821 इतनी एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी किस चीज़ में होगी, dm³ पर atm, क्योंकि केल्विन तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज हो ही रहा है और 1 मोल तो है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बाकी आपके पास बचे dm³ atm। तो पर केल्विन चेंज लाने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपके पास क्या है, ये चीज़ आपके पास निकल आई कि ये, और R जो है आपके पास ये क्या है, ये यूनिवर्सल पैरामीटर है, यानी दुनिया में हर जगह R की वैल्यू मोस्टली यही इस्तेमाल होती है। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में देख रहे हैं, अगर आप ऐसे कंडीशंस में देख रहे हैं तो R की वैल्यू ओवर आएगी, वो हम अभी फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास R की वैल्यू है, हम इसकी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास R की वैल्यू है 0.0821, इसका बेसिक यूनिट क्या था, dm³ atm पर केल्विन पर मोल। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं atm से मिलीमीटर ऑफ Hg,
या टॉर में, तो आपको पता है कि 1 एटीएम कितने मिलीमीटर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ एच और 760 ही मिलकर इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसकी जगह एटीएम की जगह मिलीमीटर ऑफ एच लिख सकते हैं। टीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ एच पर केल्विन पर मोल, और सेम ऐसे आप यहाँ टॉर भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में, तो आपको पता है कि 1 डीएम क्यूब इक्वल होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो आप क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास इससे आंसर निकला है 62.4। ये डीएम क्यूब में है। आप इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62,400 सीएम क्यूब में। बाकी यूनिट्स वही रहेंगे, टॉर वाले हमने यूज़ किए हैं क्योंकि हमने टॉर वाली वैल्यू यूज़ की है। इस तरह से आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम उसको ऐसे यूनिट्स में देखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ने जो यूनिट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी। तो अगर हम इंटरनेशनल यूनिट देखें तो हमारे पास प्रेशर का यूनिट जो इंटरनेशनली यूज़ होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, तो ये कितने 101325 पास्कल के इक्वल होता है 1 एटीएम। तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। इसी तरह आपके पास डीएम क्यूब की बजाय आप मीटर क्यूब यानी कि जो ऐसे यूनिट है मीटर क्यूब वो यूज़ करेंगे। तो बेटा आपके पास 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 पे क्या करें डिवाइड कर दें। छोटे से बड़े यूनिट में जब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये चीज़ याद रखें। और बड़े से छोटे में जब आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है। अब आपको पता है एन आपके पास क्या है 1 मोल ही है, ये एसआई में भी मोल ही होता है। उसके बाद आपको पता है टेम्परेचर केल्विन ही होता है 273.16 केल्विन। बाकी आपने देख लिया प्रेशर आपने ये लेना है और आपने मीटर क्यूब में जब इसको जो भी आपके पास वैल्यू उसको 1000 पे क्या कर लें आप डिवाइड कर लें। आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.414, इसको आप 1000 पे डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा 0.022414, ठीक है, मीटर क्यूब ये निकल आया। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करें R इज इक्वल्स टू PV/NT, तो आपके पास वैल्यू निकलेगी 8.3143 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही जाउल के इक्वल, ये न्यूटन मीटर मीन्स जाउल पर केल्विन पर मोल। अब अगर आप इस जाउल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैलोरीज में, तो आपको मैं बताऊं कैलोरी बड़ा यूनिट है तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जाउल। तो मैंने अभी बताया है कि छोटे जब भी आपने छोटे से बड़े में जाना है, अभी भी आप क्या कर रहे हैं जाउल से कैलोरी में जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है जो भी आपके पास नंबर है। तो आपके पास जो वैल्यू है 8.3143 आप इसको डिवाइड कर दें 4.18 पे, तो आपके पास आंसर जो निकलेगा वो कैलोरीज में होगा 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।